You can start now. ओके, सो यहाँ पे 5 लोग हैं अभी कॉल में। ओके, कौन-कौन लोग हैं? थोड़ा अपना नाम और थोड़ा-सा बस ऐसे इन जनरल थोड़ा अगर इंट्रो हो जाता तो। एक-एक करके। Good morning, sir. Am I audible? हाँ, आपका आवाज़ धीरे आ रहा है बट आप बोल सकते हैं। Good morning, sir. My name is Abhijit Kumar, and I am from Patna, Bihar. ओके। ओके अभिजीत, वेलकम टू दिस कोर्स। एंड एनीवन एल्स? Good morning, sir. My name is Mohammad Arif and I am from Bukara, Jharkhand, and currently I am in IT third year. ओके, वेलकम मोहम्मद आरिफ, यू सेड राइट? मोहम्मद आरिफ। Yes, Arif. ओके। Okay, so let me start, I guess. Okay, I'm sharing my screen. If my screen is visual, just please say. It's a blank screen, so I guess you should share once again, like just cross the thing and share again. Yeah, now it's visible. Okay, one more thing. Is it visible? No? Yes. Himanshu? Yes, Okay. it's visible now. Okay. थोड़ा सा आप लोग अपना कुछ भी ऐसे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि आपको कितना प्रोग्रामिंग के बारे में कितना पता है और पहले आपने कभी पढ़ा है और पाइथन के बारे में कितना पता है। अगर कुछ भी इस तरह का मुझे अगर मिल जाता है इन्फॉर्मेशन तो थोड़ा हेल्पफुल होता है। मैं कहाँ से स्टार्ट कर पाऊंगा और मैं आगे क्या क्या किस लेवल पे मैं जाऊंगा, कितना पेस मुझे रखना है, बस उसके लिए अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी पता है तो आप थोड़ा बहुत बता दो मुझे, ठीक है? हाँ, हेलो अभिषेक, आप बताओ आपको मतलब आप, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? आज फर्स्ट डे है तो इट्स इट्स बेटर कि हम जान सके एक दूसरे को कि आपको कितना तक आता है, आपको किस लेवल से चलना होगा। क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज सबको अगर पहले से थोड़ी थोड़ी आइडिया है तो मैं थोड़ा सा पेस बढ़ा भी सकता हूँ, बट अगर किसी को दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग द प्रोग्रामिंग देन मे भी थोड़ा सा मैं स्लो भी चलूंगा और मैं थोड़ा सा और क्लियरली समझा करके चलूंगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं बस पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग कितने कंफर्टेबल हो पहले से प्रोग्रामिंग में। अभिषेक, हेलो। I guess his name is Abhijit. ओके, Yes, sir. सॉरी, अभिजीत। Yes, sir. Yes. Sir, I had done programming before earlier in C++ and Java both. ओके, सी प्लस प्लस जावा में आपको नॉलेज है? ओके, तब यस सर। ठीक है। पाइथन में सर नॉलेज उतनी नहीं है सर, बेसिक है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ओके। One एंड more thing आरिफ? I want to confirm, लाइक देखो आप लोग को जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ना आप बात कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि लाइक आपको इंग्लिश ही यूज करना है, समथिंग लाइक दैट। जस्ट एक इंटरेक्टिव सेशन रखो सो दैट कि आप सीख सको। ठीक है, ये आपके लिए सेशन है, आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, आपके लिए भी बेहतर होगा। और इससे क्या होगा कि आप जब भी इंटरव्यू वगैरह के लिए अटेंड करोगे तो यू विल हैव द कॉन्फिडेंस। अगर आप यहाँ पे साइलेंट रहते हो देन आई एम 110% श्योर कि आपसे जब इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा देन यू विल बी साइलेंट। सो प्लीज ट्राई टू इंटरैक्ट, जिससे आपका लाइक बेसिक स्किल्स डेवलप हो। ठीक है, सिर्फ सीखने से नहीं हो जाएगा, आपको खुद को बेचने भी आना होगा। क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं सीखोगे तो लाइक किसी काम का नहीं है। प्रोग्रामिंग सीख करके भी कोई फायदा नहीं है, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी तो करोगे क्या? ठीक है, सो प्लीज मेक इट इंटरेक्टिव।
ओके। आरिफ, आप बता सकते हो क्या आपको कितना नॉलेज है प्रोग्रामिंग के बारे में पहले से? हाँ सर, मुझे सी प्लस प्लस और जावा में है, मतलब कि फाउंडेशन कोर्स ही तक किया है उसमें। सी प्लस प्लस और जावा में, बट पाइथन हाँ में आपने कुछ नहीं किया? ओके। नहीं, पाइथन ओके, में आई कुछ गेस। नहीं है। ओके। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। आई गेस एक लोग अभी ड्रॉप हो गए, अभिजीत, क्योंकि दो ही स्टार्ट करो, लोग हैं रिकॉर्डिंग तो। वो लोग देख लेंगे, जस्ट ओके। कीप इट ओके, मूविंग। ठीक है। ओके। सो आज हम लोग स्टार्ट करें पाइथन, और पाइथन में आज हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे। पहले तो पाइथन क्या है? पाइथन एक इन जनरल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपको सी और सी प्लस प्लस या फिर जावा में आप पहले से थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो, पहले से थोड़ी सी बेसिक आती है। तो पाइथन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको और बहुत आसान लगेगा। पाइथन आसान क्यों लगेगा? उसको बनाया ही इसी के लिए गया था। एक इतना इंटरेक्टिव और इतना इजी टू लर्न लैंग्वेज है कि आप जब पाइथन आप जब किसी दूसरे लैंग्वेज से आकर जब आप पाइथन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे, मैं क्यों उतना टाइम दूसरे लैंग्वेज में वेस्ट कर रहा था। इतना कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। पाइथन में जब आप सेम चीजें करने के लिए आओगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा आज कि कैसे दूसरे लैंग्वेजेस से कैसे पाइथन बेटर है इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ उसके यूज में। पाइथन क्यों फेमस हुआ, मेरा सेकंड टॉपिक है। भाई पाइथन इज फेमस, एंड इवन आप जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पाइथन पहले भी आया था मार्केट में। पहले पाइथन आया था, उसके बाद फिर आया था जावा, बट जावा जो है कि वहां से फिर एकदम अच्छा खासा फेमस हो गया। अभी के टाइम में जाकर के पाइथन फिर से बूम हुआ है। अभी के टाइम में पाइथन को बूम होने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि डेटा साइंस कम्युनिटी जो है इतनी बढ़ रही है। और पाइथन जो है डेटा साइंस कम्युनिटी को इतना हेल्प करता है, इतना हेल्प करता है वो इस तरह से, क्योंकि ये इजी टू लर्न है। बहुत से लोग जो दूसरे दूसरे डोमेन से हैं, जो पहले से सीएस डोमेन में नहीं है, दूसरे डोमेन में है, और वो अगर प्रोग्रामिंग उनको अगर नीड पड़ती है प्रोग्रामिंग की, और वो सीखने के लिए जाते हैं, तो दूसरे लैंग्वेज को जब वो सीखने के लिए जाते हैं तो उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जैसे आप जावा में पढ़ोगे तो जावा में आपको एक छोटा सा काम करने के लिए आपको बहुत सारे इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे। एक छोटी सी प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के लिए कि आपको कंसोल पे कुछ दिखाना है, उसके लिए आपको कुछ कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स सा उसका स्ट्रक्चर है कि आपको क्लास के अंदर में हर कुछ क्लास के अंदर से आपको करना होगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं, पाइथन में बहुत इजी बनाया गया सब कुछ। तो पाइथन का एक सबसे बेसिक चीज है कि वो इजी टू लर्न है, इसलिए वो इतना फेमस हुआ। दूसरा चीज है कि एक टर्म यूज होता है पाइथन के लिए कि बैटरीज इंक्लूडेड। इसका मतलब है कि जब आप पाइथन को जब आप यूज करोगे ना तो आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारे चीज जो बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है वो इंक्लूडेड है पहले से ही। आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स दिए गए हैं, बहुत सारे आपको एरे, एरे जो कि सी में है, जावा में भी है। जावा में जब आप एरे यूज करोगे तो उसके लिए आपको एक क्लास के साथ में वो उसको यूज करना पड़ेगा। पाइथन ने बस एक सिंपल सा एक लिस्ट दिया जो कि एरे से ज्यादा फंक्शनल है। इसमें आप मल्टीपल चीजें को रख सकते हो। तो उस तरह की डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी जो कि है पाइथन में इनबिल्ट है। इनबिल्ट मतलब आपको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है उसको यूज करने के लिए, आपको वो पहले से भी अवेलेबल है। फिर पाइथन का एक तीसरा जो फेमस होने का रीजन है वो है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस लैंग्वेज उसे बोलते हैं जो लैंग्वेज से आप, जैसे आपने लैंग्वेज सीखा आप तो आप इसका यूज कहाँ कहाँ करोगे? ये भी तो है ना, आपने आप कुछ सीख रहे हो, फिर उसका यूज क्या होगा? तो जनरल पर्पस लैंग्वेज उसे बोला जाता है जिसको कि आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। हर जगह कहने का सेंस कि वेब डेवलपमेंट, हर कोई आजकल वेबसाइट यूज कर रहा है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट में आप पाइथन का यूज कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आप इवन आपने स्काइप से अगर लैपटॉप से जुड़े हो तो स्काइप खुद में एक सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर भी आप पाइथन से बना सकते हो। बहुत सारे रिसर्च पर्पसेस के लिए भी आजकल पाइथन का यूज होने लगा है। जो भी जितने भी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, जितने भी मशीन लर्निंग रिसर्चर्स हैं, वो सब पाइथन को यूज करते हैं अपना मॉडल ट्रेनिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए। और बहुत बेसिक्स टू हाई लेवल पे इसका स्कोप है। तीसरा और लास्ट जो है, चौथा, लाइब्रेरीज और कम्युनिटी। लाइब्रेरीज क्या होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट एक छोटा सा ओवरव्यू मैं अभी देता हूँ कि कुछ काम करने के लिए ना, जैसे जब कुछ हाई लेवल एप्लीकेशन आपको बनाने हैं तो उसको बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। बट
अगर वो बहुत सारी चीजें को जो जरूरत पड़ती है अगर आप उसको बेसिक से बनाने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। पाइथन की लाइब्रेरी में क्या है कि आप पहले से कुछ कुछ लाइब्रेरी हैं जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, किसी ने बनाया है और उसे ओपन सोर्स पिप नाम के एक पैकेज डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां पे उन्होंने रख दिया है। अब आपका काम क्या होगा कि आप बस वहां से उसको इंस्टॉल करोगे और उसका फ्रेमवर्क आप यूज करोगे और आप उसके अंदर जितने भी फंक्शंस मेथड्स और जो कुछ भी लिखा हुआ है आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो बिना एक्चुअल में उसके कोड को जाने हुए कि उसका कोड कैसे काम करता है नहीं करता है। आपको उससे मतलब नहीं है कि उसने कोड कैसे लिखा, आपको बस उसके द्वारा उस लाइब्रेरीज को आप इंस्टॉल करोगे, फिर आपको कुछ कुछ फंक्शंस मिलेंगे, कुछ कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे। अभी मैं फंक्शन का वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, बट कुछ कुछ आपको उससे छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे मिलेंगे जिसका आप यूज कर करके आप बहुत बड़े बड़े लेवल्स के काम कर सकते हो। आपको उतनी सारी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो लाइब्रेरीज का एक फंक्शनैलिटी है। और कम्युनिटी कम्युनिटी क्योंकि बहुत बड़ा है, अगर लार्ज कम्युनिटी है तो मतलब है कि ज्यादा लोग हैं कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाइथन के डेवलपमेंट में। अब कम्युनिटी अगर बड़ी होगी तो आपके सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सकते हैं। सपोज आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप कहीं पे स्टक हो गए और आप अगर उसके बारे में अगर इंटरनेट पे सर्च करते हो, हेलो, अगर आप उसके बारे में कुछ सर्च करते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगी उसका सॉल्यूशन अगर आप पाइथन में हो, क्योंकि पाइथन की कम्युनिटी इतनी बड़ी है। लोगों को जो आप प्रॉब्लम आज आपको आ रहा है हो सकता है लोगों को पहले आ चुकी होगी और वो सेम प्रॉब्लम्स को वो सॉल्यूशंस वो ऑलरेडी इंटरनेट पे दे देते हैं। जैसे आप वेबसाइट आप यूज करते होगे, अगर आपने किया होगा तो स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब में आप इशूज रेज कर सकते हो। किसी भी लाइब्रेरीज को अगर आप यूज कर रहे हो और उसमें कहीं पे आपको एरर आ रहा है तो आप गिटहब में उसके जो करस्पॉन्डिंग रिपोजिटरी होगी वहां पे आप इशू रेज कर सकते हो। वहां पे इतने सारे लोग हैं जो कि आपके इशू को वहां पे सोल्व करके वो सॉल्यूशन भी दे देंगे। तो एक कम्युनिटी बड़ा होने का ये फायदा है। ठीक है, तो ये सब रीजंस थे जो कि पाइथन को फेमस बनाया। इजी टू लर्न, बैटरीज इंक्लूडेड, मतलब पहले से बहुत सारी चीजें थी जो दी गई है। जनरल पर्पस है, मतलब कि आप बहुत सारे चीजों के लिए इसको यूज कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च पर्पस, इन सारे डोमेन्स में आप इसका यूज कर सकते हो। लाइब्रेरीज और कम्युनिटी, क्योंकि लाइब्रेरीज इसकी बहुत सारी है जो कि अभी डेवलप भी हो रही है, डेवलपिंग स्टेट में भी है, बहुत सारी ऑलरेडी डेवलप लाइब्रेरीज है जो कि बहुत फेमस भी है। तो इन सब वजहों से पाइथन फेमस हुआ। अब हम लोग देखेंगे, सीधे मैं आप कोड पे लेके जाता हूँ आपको। एक मेरा नोटबुक है, मैं जो यूज कर रहा हूँ गूगल का कोलैब रिसर्च यूज कर रहा हूँ। मैं इसको कैसे खोलना है, जस्ट आप गूगल पे आप सर्च करो कोलैब, तो आपको इस तरह का एक लिंक आएगा collab.research.google.com। और जैसा ही आप सबसे फर्स्ट टाइम खोलोगे तो इस तरह का एक विंडो आएगा, इसमें आपको फिर न्यू नोटबुक करना है। जैसा ही आप न्यू नोटबुक करोगे तो एक नोटबुक यहाँ पे आपको बन जाएगा। अब नोटबुक क्या होता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। ये सेशन 1 बेसिक पाइथन फंडामेंटल्स का है। मैं इसका लिंक आप सभी को शेयर कर देता हूँ यहीं पे चैट में। आप लोग अगर साथ में कोड करना चाहते हो तो साथ में कर लेना, बट और यहाँ पे जो भी मैं कोड करूंगा ना वो आपको अपडेट भी होते जाएगा। मैं आज एनोपेंडा और जुपिटर वाला यूज नहीं कर रहा हूँ, वो भी मैं खोल करके रखा हूँ यहाँ पे, बट यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि हो सकता है आपके पास नहीं हो तो आप कैसे करोगे। इसलिए मैं अभी ये लिंक शेयर करता हूँ यहीं पे चैट में, आप लोग उसके द्वारा आप सीधे अपने ब्राउजर में इसे रन कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए किसी को अगर कुछ डाउट है तो जितना भी अभी तक डिस्कशन मैंने किया पाइथन को लेके कि पाइथन क्या है और पाइथन क्यों इतना फेमस हुआ, इस पे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जस्ट फॉर 30 सेकंड ब्रेक, फिर मैं जाऊंगा और फिर मैं सीधे अब कोड से स्टार्ट करूंगा कि पाइथन को कैसे चलाते हैं। एनीवन? तब तक आप वो लिंक भी आप खोल लो, उसमें एक फ्रेम बना हुआ है कि मुझे आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को अभी तक कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ और आज के में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कुछ कुछ चीजें मैंने यहाँ पे पहले से नोट करके रखी है और ये बस
ताकि मैं टॉपिक को भूल ना जाऊं, इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट पूरा कर लिया। अब देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। जहां तक हो पाएगा, टारगेट तो रहेगा कि हम लोग यहाँ तक पूरा कर ले। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज है जो आप अगर पहले से भी प्रोग्रामिंग आप सीखे होंगे, किसी भी लैंग्वेज में जब आप सीखोगे प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि आपको स्क्रीन पे प्रिंट करना है कुछ, उसको बोलते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो सबसे पहला चीज मैं वही करूंगा अभी। अब इस और हाँ, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा नोटबुक का आइडिया दे देता हूँ। हाँ, ये जो आप सेल देख रहे हो ना, इतना सा ए वाला एरिया, जहाँ पे प्ले जैसा बिग बटन है, और ए वाला एरिया, इसको बोलते हैं कोड सेल। ठीक है। और ए वाला पार्ट जो है, जहां पे मैंने टेक्स्ट लिखा है पाइथन नोटबुक के हेडिंग बनाने के लिए, इसको बोलते हैं टेक्स्ट पार्ट। ये आता कैसे नोटबुक में? सपोज मैं इस वाले नोटबुक पे क्लिक किया हुआ हूँ, अब इसके नीचे मुझे एक कोड सेल चाहिए, तो यहाँ पे प्लस वाला कोड सेल बटन मैं क्लिक करूंगा तो एक कोड सेल आ जाएगा। अब यहीं पर से मैं अगर टेक्स्ट वाला करता हूँ तो ये टेक्स्ट का आ जाएगा। टेक्स्ट वाले में आप कुछ लिख दो टेक्स्ट, और अब ये सेल रन हो जाएगा। जैसा ही आप टेक्स्ट वाले सेल को रन करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट वाले सेल में जब आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे कुछ भी आपने टाइप किया और आप दूसरे सेल पे चले जाओगे तो वो ऑलरेडी ये टेक्स्ट सेल बन जाएगा। जैसे बट कोड सेल्स को आपको रन करना होगा। रन करने के लिए या तो आप ए वाला प्ले बटन है, आप इसको प्रेस करोगे तो ये रन होगा। रन होने के बाद फिर यहाँ पे टिक मार्क्स आ जाएगा, या तो फिर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस इंटर एक साथ आप दबाओगे, वाला कोड सेल रन हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं आता हूँ सबसे पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लिखने के लिए, सपोज अगर आप सी में लिखते तो आपको बहुत सारी चीजें पहले इंपोर्ट करनी पड़ती। एटलीस्ट studio.h इंपोर्ट करना पड़ता, फिर उसके अंदर आपको एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता, और मेन फंक्शन के अंदर में फिर आपको जाकर के प्रिंटफ लिखना होता, और फिर आप उसको क्लोज करते हो। उसका सिंटेक्स बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो। बट आप पाइथन में जब आप काम करोगे ना, तो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए बस आपको इतनी लाइन की जरूरत है। बस एक सिंगल लाइन से हो जाएगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया। अब आप बोलोगे ये वाला स्क्रीन जो है क्या है? वे सेम स्क्रीन है। अगर आप सी का कोड आप रन करते होगे तो उसका जो आउटपुट आता है वो कंसोल में आता है। तो आप समझ सकते हो नोटबुक क्योंकि एक इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया गया था। इसका जो एक्सटेंशन होता है ना, आप यहाँ पे IPYNB, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। इसका काम क्या है कि आपको एक कोड सेल देता है इतना सा जो है, इसमें आप कोई भी कोड लिखो। आप मल्टीपल लाइन कोड्स भी लिख सकते हो, एक लाइन का लिख सकते हो, जितने भी आप कोड लिखोगे और शिफ्ट इंटर करोगे, वो उतना पार्ट को वो रन कर देगा, और जस्ट उसके नीचे आपको उसका आउटपुट दे देगा। अगर मैंने इस पार्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा, जो कि पाइथन का सबसे बेसिक सिंटेक्स है आपको स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए, तो वो हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही लिख सकते हैं, कुछ भी आपको प्रिंट करना हुआ तो आप प्रिंट कर लो। और ये आ गया। ठीक है। अब एक चीज है, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट जो है स्मॉल में लिखा, क्या कैपिटल में लिख करके कैपिटल P मैं लिखूंगा तो हो जाएगा क्या? नहीं, ये एरर देगा। रीजन क्या है कि आपको जो सिंटेक्स दिया गया है वो स्मॉल में है, तो वो आपको हमेशा वो प्रिंट जो है स्मॉल केस में ही आपको लिखना होगा। आप कैपिटल या कंप्लीट कैपिटल या टाइटल केस में नहीं लिख सकते। ठीक है। दूसरा चीज, एक साथ में अगर मुझे मल्टीपल थिंग्स प्रिंट करना हुआ, तो जैसे यहाँ पे अभी तक मैंने क्या किया, यहाँ पे बस एक चीज मैंने दी हेलो वर्ल्ड और वो प्रिंट हो गया। यहाँ पे भी मैंने एक ही चीज दी HSR पाइथन। HSR पाइथन ट्रेनिंग। अब मुझे मल्टीपल चीजें एक साथ प्रिंट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, प्रिंट के अंदर जैसे हेलो और फिर कॉमा, कॉमा के बाद फिर और कुछ भी चीजें मैं दे सकता हूँ। अब अभी तक मैंने जो भी मैंने लिखा वो
आप देखोगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा। किसी भी चीज को पाइथन के अंदर अगर वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कि वो उसको एज ए टेक्स्ट रिप्रेजेंट करेगा। टेक्स्ट मतलब अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स के जैसे। जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो या देखते हो डॉक्यूमेंट्स में जो होते हैं, वो सब टेक्स्ट होता है। तो ये जो जैसा ही मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिख दिया, तो वो टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट वो रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर मुझे नंबर रिप्रेजेंट करना हुआ, तो मुझे वो एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख दिया। अब आप देखोगे कि प्रिंट में हेलो और 10 दोनों आएगा। क्या मैं सिर्फ नंबर्स को ही प्रिंट कर सकता हूँ? नहीं, आप टेक्स्ट कर सकते हो, नंबर कर सकते हो। नंबर का भी एक दूसरा फॉर्म है। जैसे डेसिमल आप यूज करते हो ना, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होते हैं, जैसे 1.10 इस तरह का। तीसरा एक चीज है जो आप इसमें कर सकते हो, वो है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, आप अगर बाइनरी और डिजिटल का क्लास आपने किया होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो भी चीजें होती है कंप्यूटर के अंदर, और या फिर कोई भी मशीन जिसके ऊपर काम करती है, वो 0 और 1 के फॉर्म में काम करती है, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। तो उसे बुलियन बोलते हैं। बुलियन मतलब उसके बस दो ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इस तरह से। तो पाइथन में भी बुलियन है। पाइथन में भी बुलियन है, और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, ट्रू या तो फॉल्स। या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, उसके दो वैल्यू हो सकते हैं। अब आगे में हम लोग पढ़ेंगे बुलियन या फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स के लिए, या नॉर्मल इंटीजर्स के लिए, स्ट्रिंग के बारे में, सब के बारे में और पढ़ेंगे। बस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप एक साथ में मल्टीपल चीजों को भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा, तो आप देखो, टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा, टेक्स्ट आ गया। 1 लिखा तो 1 आ गया। यहाँ पे मैंने 1.10 लिखा, तो यहाँ पे 1.1 आ गया। अब पॉइंट के बाद का जो 0 है, वो तो ऐसे भी इनसिग्निफिकेंट होता है, तो इसलिए उसने यहाँ पे वो उसको ट्रंकेट कर दिया, मतलब उसको हटा दिया। यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा और ट्रू आ गया, यहाँ पे लिखा फॉल्स लिखा और फॉल्स आ गया। अब आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे जैसे ही कॉमा से जितने भी चीजों को सेपरेट किया ना, उसके बाद एक एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे मैंने कॉमा के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया, कि यहाँ पे दो स्पेस आया है क्या? नहीं, यहाँ पे एक ही स्पेस है। तो आप कॉमा के बाद चाहे जितना भी स्पेस दे दो, वो यहाँ पे एक ही स्पेस लेगा। और वो स्पेस अगर कॉमा के बाद आप स्पेस नहीं भी दिए हैं कहीं उसके पहले, जैसे टेक्स्ट के बाद मैंने कॉमा लिखा है और 1 से पहले मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, फिर भी यहाँ पे एक स्पेस है, वो स्पेस आ कहां से रहा? तो एक चीज होती है सेपरेटर। सेपरेटर क्या करता है? पाइथन के अंदर में होती है, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर में। वो सेपरेटर का काम होता है ना, कि जितने भी अगर मैंने मल्टीपल चीजों को प्रिंट करना है, तो उस दोनों, जैसे मैंने पहला चीज जो मेरा था वो टेक्स्ट था, सेकेंड चीज जो थी कॉमा के बाद थी, वो 1 थी। अब इस दोनों को सेपरेट करने के लिए वो एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देता है। जब आप प्रिंट इतना लिख कर करके आप कुछ देर वेट करोगे, तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन आप ऐसा समझो ना, कि इस फंक्शन को, ये जो प्रिंट मैं लिख रहा हूं ना, उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में यहाँ पे है, उसके बारे में डिटेल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज, सेपरेटर्स बोल के, अरे एसटीआर क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेपरेटर वो एक वैल्यू लेता है जो कि आपको किसी दो वैल्यूज के बीच में आपको वो इंसर्ट करना है। डिफॉल्ट इसका स्पेस होता है, एक सिंगल स्पेस इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो जब भी मैंने ऊपर वाले में कहीं पे भी प्रिंट का यूज किया, मैंने सेपरेटर वाला पैरामीटर नहीं दिया। सेपरेटर वाला जो पैरामीटर नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? कि वो सेपरेटर को डिफॉल्ट वाला वैल्यू दे देगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या था सेपरेटर का? सेपरेटर का डिफॉल्ट वैल्यू है स्पेस। लिखा हूं, मैं सेम इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बीच में स्पेस ना आकर के एक डैश आए, एक हाइफन आए। तो मैं क्या करूंगा, सेपरेटर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करूंगा और उसके अंदर मैं लिख दूंगा एक डैश बस। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या होगा। ये हर एक एक एलिमेंट और दूसरा, ये जो
ये दूसरी वैल्यू डाली, ये तीसरी डाली, ये चौथी डाली, इन सब के बीच में वो एक डैश डाल दिया, देख रहे हो, यहाँ पे फिर ट्रू और फॉल्स दोनों के बीच में। अब यहाँ तक तो बात क्लियर है कि सेपरेटर को कैसे यूज करते हैं, बस इतना ही उसमें है कि आप सेपरेटर में आप जो भी वैल्यू डाल दोगे, सेपरेटर में सपोज अगर आपको डालना है कि हैशटैग में डालता हूं, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के बीच में हैशटैग डाल देगा, ए हैश, 1 के बाद भी हैश, फिर ट्रू से पहले भी हैश, ट्रू और फॉल्स के बीच में हैश। आप देख रहे हो, सेपरेटर के जैसा ही एक और पैरामीटर होता है प्रिंट के अंदर में, उसको बोलते हैं इंड पैरामीटर। अब इंड पैरामीटर क्या काम करता है, उसको बताने के लिए मैं एक चीज और दिखाता हूँ कि अभी तक मैं जहां पे भी मैंने कोड में रन किया वहां पे बस सिंगल प्रिंट का यूज कर रहा था, राइट। यहाँ पे मैंने सिंगल प्रिंट यूज किया, फिर हर एक कोड सेल में मैंने अभी तक बस एक ही लाइन प्रिंट की है। अब मुझे अगर जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट और फिर से पेस्ट, और यहाँ पे सपोज कुछ वैल्यू अगर चेंज करना है तो कर लेंगे, अगर नहीं भी करते हैं तो अगर मैं 2 बार जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दी तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये 2 लाइन में प्रिंटिंग आई। अब इसका मतलब क्या होता है, सेपरेटर का काम तो था कि वैल्यू के बीच का वो एक वैल्यू दूसरे वैल्यू को कैसे कनेक्ट करेगा, वो वैल्यू सेपरेटर ले रहा था। अब इंड वाला पैरामीटर क्या होता है कि जैसा ही आपने यहाँ पे इंड वाला पैरामीटर दे दिया, सपोज इंड में मैं दे रहा हूं सेमी कॉलम, तो अब क्या होगा, मैं बस रन करके दिखाता हूं और अब देखो क्या होगा। इंस्टेड 2 लाइन बनने के अब वो क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो सेमी कॉलन आ गया। अब इससे वो क्या कर रहा है कि पहले लाइन उसने प्रिंट की और इंड में उसने सेमीकोलन डाल दिया, और क्योंकि इंड में सेमीकोलन डाल दिया तो लाइन चेंज नहीं हुई, लाइन चेंज नहीं हुई तो सेम ही लाइन से वो प्रिंटिंग स्टार्ट कर दिया। जो सेकंड प्रिंट फंक्शन का कॉलिंग था यहाँ पे, उसने यहीं से स्टार्ट कर दिया प्रिंटिंग। अब पहले जब मैं कर रहा था तो वो क्यों आ रहा था दूसरे लाइन में, उसका रीजन ये था कि जब सपोज यहाँ पे मैं इंड वाला पैरामीटर कुछ नहीं देता हूं, तब आप देख रहे थे कि यहाँ पे 2 लाइन में आ रही थी आंसर। 2 लाइन में आने का रीजन ये था कि बाय डिफॉल्ट, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आपको, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ देर वेट करूंगा तो इसका डिस्क्रिप्शन आएगा। अब उस डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे सेपरेटर ए वाला पार्ट है, सेपरेटर की तो मैंने पहले बता दी कि क्या होता है। अब यहाँ पे आप दूसरा देखो इंड है, इंड में क्या होता है कि स्ट्रिंग जो सबसे लास्ट में अपेंड होगी, सबसे लास्ट में मतलब जैसा ही प्रिंट का जो सबसे लास्ट वैल्यू होगा प्रिंट करने का, उसके बाद वो इंड वाला चीज जाता है, और डिफॉल्ट में न्यू लाइन रहती है। न्यू लाइन किसको बोलते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर इसे बोलते हैं, बैक स्लैश एंड एन, ए वाला पार्ट, इसको बोलते हैं न्यू लाइन। अगर मैं सपोज यहाँ पे इसी वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, अभी तो मैंने कुछ नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन ही लेगा। अगर मैं डाल के भी दे देता हूँ कि इंड इक्वल टू, मैं ये लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑलरेडी मैं जो डिफॉल्ट वैल्यू उसी को मैं दे रहा हूं, तो वो तो इंड लाइन ही लेगा, राइट। अगर सपोज मैं यहाँ पे इंड लाइन ऐसे दे करके और उसके पहले मैं हैशटैग लगा देता हूँ, तब क्या होगा, तब आप देखोगे कि उसी के लाइन पे यहाँ पे फॉल्स के बाद सबसे लास्ट जो वैल्यू जो मुझे प्रिंट करनी थी फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में, फर्स्ट प्रिंट फंक्शन में, वो क्या थी, फॉल्स थी। तो फॉल्स के इंड में वो हैशटैग पहले इंक्लूड करेगा और फिर इंड लाइन कैरेक्टर। अब जैसा ही इंड लाइन कैरेक्टर आप यहाँ पे तो नहीं दिख रहा आपको, उसका मतलब ही है कि लाइन को चेंज कर दो। जैसा ही पाइथन को ए दिखता है ना कि स्लैश और एन, उसका मतलब हो जाता है कि वो लाइन को चेंज कर दो। तो हैशटैग ए हैश वाला जो है वैल्यू उसने तो इंक्लूड कर दिया फॉल्स के बाद, और इसके बाद उसके दिख गया ये वाला कैरेक्टर, और इस वाले कैरेक्टर को दिखने के साथ ही वो उसने क्या किया, लाइन को चेंज कर दिया, लाइन को चेंज कर दिया, और ए प्रिंट फंक्शन तो काम हो गया उसका लाइन चेंज कर देने के बाद तक। फिर दूसरा प्रिंट फंक्शन जो है वो कॉल हुआ। अब इस प्रिंट फंक्शन को जैसा ही कॉल हुआ तो उसने ए वाला लाइन प्रिंट कर दी। तो प्रिंट फंक्शन में यही 2 चीजें हैं,
सॉरी 3 चीजें हैं। पहला तो आप उसके अंदर में जितने मर्जी चाहे उतने आप वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जितने भी आपको वैल्यू प्रिंट करवाने हैं, आप उसको कॉमा कॉमा में डाल दो और फिर आप उसको रन कर दो। दूसरा चीज है, आप एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के बीच में क्या कैरेक्टर देना चाहते हो? स्पेस देना चाहते हो, हाइफन देना चाहते हो, हैशटैग, क्या ये एक ही कैरेक्टर हो सकता है? नहीं, कितना भी कैरेक्टर हो सकता है। आप सेपरेटर में वो वैल्यू डाल दो और उस हिसाब से फिर आपको वो आउटपुट मिल जाएगा कि एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कैसे सेपरेट करना है। इसलिए वो वैल्यू सेपरेटर होता है और उसका पैरामीटर एससीपी होता है और उसके अंदर में आप डाल दो। तीसरा चीज है कि इंड पैरामीटर मतलब, इंड पैरामीटर का मतलब कि जैसे ही आपने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन कॉल किया, सेपरेटर का वैल्यू मैं कुछ भी दे सकता हूँ, वो तो सेपरेट करेगा एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से, राइट। इस टेक्स्ट को इस वन से सेपरेट करने के लिए हैशटैग दे दिया। बट जैसा ही वो इंड होगा, मतलब ये लास्ट वैल्यू होगा, उसके बाद क्या आएगा कैरेक्टर, वो इंड डिसाइड करता है, वो ए इंड डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इंड में मैंने हैशटैग डाला था और न्यू लाइन डाला था, तो हैशटैग आया और न्यू लाइन, क्योंकि कैरेक्टर वो न्यू लाइन में ट्रांसफर कर देता है। प्रिंट एक चीज होती है, जैसे आप कभी भी जैसे आप राइट करते हो तो एक कर्सर दिख रही है ना आपको, जैसे आपने एक यहाँ पे लिखा तो कर्सर आगे बढ़ी, यस लिखा तो कर्सर आगे बढ़ी, डी लिखा तो कर्सर आगे बढ़ी। जैसे ही आपने इंटर इंटर किया, अच्छा यहाँ पे तो कुछ और आ गया, सपोज ए बी सी लिखा, कर्सर आगे बढ़ा है। जैसे ही आपने यहाँ पे इंटर किया तो क्या होगा, कर्सर नीचे आ जाएगा। नॉर्मल आप ये होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में या फिर कहीं पे भी आप राइट करते हो तो ये होता है। सेम चीज जब हम यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज करके जब हम कंसोल पे राइट करा रहे होते हैं, ये भी तो राइटिंग ही हो रही है ना। ये हो रही है कहाँ पे, आपके कंसोल में राइट हो रही है। तो जब कंसोल में हम राइट कराते हैं तो वहां पे भी तो कर्सर आता है। तो कर्सर, टेक्स्ट मैंने किया, टेक्स्ट प्रिंट हुआ, तो उसके बाद कर्सर यहाँ पे आया होगा। यहाँ पे आने के बाद फिर वो बोल रहा है कि सेपरेटर जो है हैशटैग रखना है, तो उसने सेपरेटर हैशटैग दिया। इस तरह से कर्सर आगे बढ़ते रहेगी। जैसा ही कर्सर इंड पे पहुंचेगी, मतलब फॉल्स के पास यहाँ पे आएगी, तो वो क्या करेगा, इंड का ए हैशटैग और न्यू लाइन। जैसा ही वो न्यू लाइन कैरेक्टर को देखता है तो क्या करता है ना, कि कर्सर में मानो कि एक तरह से इंटर क्लिक कर देता है। आप यही समझो, इसका मतलब यही हो गया कि आप इंटर प्रेस कर रहे हो। टेक्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जैसे आप राइट करते हो उस टाइम पे आप इंटर प्रेस करते हो, तो क्या होता है कि जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में चला जाता है। तो सेम सेम काम ये वाला कैरेक्टर कर रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे हैशटैग ए वाला कैरेक्टर लिखा जो कि स्लैश n है, तो क्या होगा कि कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया और नेक्स्ट लाइन में आने के चलते फिर अगला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होगा। तो इतना था प्रिंट का कहानी। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनीवन, किसी को डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर करके पूछ सकते हो, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे हैं तो ऐसे इंटरेक्टिव सेशन कर सकते हैं हम लोग। ओके, कोई नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा आते हैं, बात करते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर कि क्या होता है डेटा टाइप्स और क्यों इसकी जरूरत है या कुछ भी। अ, एक चीज है कि अब प्रोग्रामिंग आप यूज करते हो तो आप किसी तरह के काम के लिए आप यूज करते हो। आपका जो भी काम हो सकता है। हाँ, एक सबसे बेसिक हम चलते हैं, अगर एक सबसे बेसिक एग्जांपल लें, कैलकुलेटर अगर आपको बनाना है, कैलकुलेटर आपको बनाना है तो वो वहाँ पे काम क्या होगा? काम होगा नंबर्स के ऊपर। आप उसमें नंबर्स कुछ इनपुट करते हो, फिर आप प्लस दाबते हो, फिर आप एक नंबर डालते हो, फिर आप इक्वल टू दाबते हो, तो आपको एक रिजल्ट आता है। तो जब ये रिजल्ट आ रहा है, वो भी नंबर में आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ ऑपरेशंस हुआ होगा। जैसे ही वो प्लस आपने दाबा, कुछ ऑपरेशंस हुआ होगा। अब वो ऑपरेशन हो कहाँ पे रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा-सा भी अगर कंप्यूटर साइंस पहले भी पढ़े होंगे या फिर अ, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो चीजें होती हैं सीपीयू के अंदर में। सीपीयू में एक एएलयू यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। वो ये सब प्रोसेस करता है नंबर्स के ऊपर। मैंने बेसिक एग्जांपल कैलकुलेटर का लिया, तो कैलकुलेटर में आप नंबर के ऊपर काम कर रहे हो, फिर आपको वहां पे आप डेसिमल के ऊपर भी काम कर सकते हो।
तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं, राइट। नंबर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वाले वैल्यू जो कि पॉइंट के बाद वाले आते हैं, उस तरह के वैल्यू, या फिर आप नॉर्मल एबीसीडी जो लिखते हो वो टेक्स्ट जैसा वैल्यू हो गया। अभी मैंने ऊपर में बताया कि कोई चीज ट्रू या फॉल्स हो सकती है, तो ये बुलियन टाइप का हो गया। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के इनबिल्ट में जो सबसे फर्स्ट डेटा टाइप्स में से आता है वो है इंटीजर। अब इंटीजर क्या है? इंटीजर सपोज 10, 11 या -12, कुछ भी इस तरह से जो भी नंबर्स हैं जिसमें जिसमें पॉइंट वाली चीज नहीं है, तो वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट वाली चीज है, पॉइंट वाली चीज का मतलब 1.0 भी, या फिर 1.1 भी, या -1.01, कुछ भी इस तरह का, उसको फ्लोट टाइप बोलते हैं। ठीक है। अब जब आप अब जैसे मैंने ऊपर प्रिंट करने के टाइम में भी आपको बताया था कि यहाँ पे ए जो प्रिंट किया वो इंटीजर हो गया, ए जो है वो फ्लोट टाइप हो गया, इधर वाला जो भी है ये बुलियन हो गया। तो सेम बुलियन टाइप होता है पाइथन में, वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसके दो ही वैल्यू हो सकते हैं। तो फिर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जब आप देखोगे ना, तो स्ट्रिंग आपको रिप्रेजेंट करने का या पाइथन के अंदर में मल्टीपल वे है। मल्टीपल वे इन सेंस कि यहाँ ऊपर में आप देखो कहीं पे मैंने स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे भी लिखा है, तो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को मैंने कैसे डिनोट किया? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बट यहाँ पे आप देखो मैंने एग्जांपल में पहले से लिख रखा था हेलो वर्ल्ड, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। तो आप किसी भी फॉर्म में या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखो, या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखो, या तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखो। ये सब कुछ पाइथन में स्ट्रिंग है। अब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने अलग अलग तरीके क्यों? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि स्ट्रिंग ही रिप्रेजेंट करना है मुझे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, तीन डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन क्यों है? उसका रीजन है कि आप जब टेक्स्ट में आप काम करते हो तो आपको बहुत तरह के टेक्स्ट मिल सकते हैं। सपोज एक तरह का टेक्स्ट आपको मिला कि जिसका वैल्यू है ऐसा कि इट्स रैनिंग। तो इट्स रैनिंग में आप देखोगे कि उसमें खुद एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगता है एपोस्ट्रोफी एस के लिए, राइट। तो जब भी अगर आप एपोस्ट्रोफी एस इसको मिल गया, अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप डालना चाहोगे तो आपको ना एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि पाइथन को ऐसा लग रहा है कि उसने जैसा ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पहला देखा तो उसको लगेगा कि आगे जो भी आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। कब तक? जब तक उसको एक और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ना मिल जाए। जैसे मैं इस वाले एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, हेलो वाले में सबसे पहले उसको दिखा एक इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। इसका मतलब है क्या? पाइथन समझ रहा है कि आगे जो है वो स्ट्रिंग आएगा, आगे का जो भी कैरेक्टर होगा वो स्ट्रिंग कैरेक्टर होगा। अब कब तक? जब तक उसको एक और इन्वर्टेड कॉमा ना मिल जाए। जैसे ही उसको एक और इन्वर्टेड कॉमा मिल गया वो यहीं तक रुक जाएगा। अब वो इस यहां से यहां तक, इस लास्ट वाले इन्वर्टेड कॉमा और फर्स्ट वाले इन्वर्टेड कॉमा, यहां तक उसको लगेगा कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्ट्रिंग है। अब वो इसको स्ट्रिंग जैसा कैरेक्टर, स्ट्रिंग के तरफ उसको ट्रीट करेगा। सेम जब आप यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हो स्ट्रिंग को, तो वो यहीं पे आकर के इट के बाद जो एपिस्ट्रोफी के लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया था एक, वो यहीं तक सोचेगा कि यहीं तक स्ट्रिंग है। उसके बाद वाले कैरेक्टर को वो फिर बोलेगा उसके समझ के बाहर की चीज है। तो जब भी हमारे टेक्स्ट में अगर टेक्स्ट हमारा जो एक्चुअल टेक्स्ट है, हमारा जो एक्चुअल टेक्स्ट था वो क्या था? इट्स रनिंग था। तो हमारे जब एक्चुअल टेक्स्ट में अगर मुझे इन्वर्टेड कॉमा मिल जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तब आप क्या करो? आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करो। इससे क्या हो जाएगा कि जैसे ही पाइथन ने सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा को देखा, तो अब वो दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा को ढूंढेगा। जैसे ही उसको दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, तब तक जैसे यहां से यहाँ वाले पार्ट तक, इस वाले पार्ट को वो स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। इसके पहले अगर मैं इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहा था, तब वो क्या सोच रहा था
कि यहाँ से यहाँ तक ही स्ट्रिंग है, उसके बाद वाला एरिया को वो बोल रहा था हमको पता नहीं, एरर देता। ठीक है, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर आपको अंदर वाले जो आपका एक्चुअल स्ट्रिंग है, जैसे इस तरह का स्टेटमेंट आप पढ़े होंगे एक्टिव पैसिव वाले में, ही सेड और फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रहता है। तो अगर इस सपोज ही सेड, सपोज इतना ही मैं लिख रहा हूँ, ही सेड हेलो और ए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये पूरा जो एरिया है वो आपका टेक्स्ट एरिया, एक्चुअल टेक्स्ट एरिया। अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, तब आप क्या यूज कर लोगे? आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लोगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जब मैं ए यूज करूंगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि मैंने यूज किया, तो इनिशियल में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, तो पाइथन सोचेगा कि ठीक है, आगे वाला जो भी एरिया आएगा वो स्ट्रिंग आएगा, या तो मतलब टेक्स्ट आएगा, तो वो अगला एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ही ढूंढ रहा होगा इंड होने के लिए, कि टेक्स्ट कहां से कहां तक है, उसके लिए वो एक और इन्वर्टेड कॉमा को ढूंढ रहा होगा। जैसे ही उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एक और मिल गया, वो बोलेगा हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया टेक्स्ट है, अब उसको एज टेक्स्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो आप अभी तक समझे दो चीज, कि क्यों, कब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, कब हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे। कब करेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब आपको आपके टेक्स्ट के इंटरनल में अगर आपके पास ऑलरेडी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, तो इट्स प्रेफरेबल कि आप जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करें। अगर आपके अगर आपके एक्चुअल टेक्स्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा पहले से है, तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करें। ठीक है, अब ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कब करेंगे? सपोज कभी ऐसा हो कि ही सेड इट्स रेनिंग, ही सेड इट्स रेनिंग। अगर मैं इस सपोज ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट मैंने लिखा, ये पूरा टेक्स्ट मेरे काम का है, अब मुझे पाइथन में इसको एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है, तब मैं कैसे इसको यूज करूंगा? तो यहाँ पे अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज करूं तो क्या होगा? तब भी ये थोड़ा एरर देगा। एरर क्या देगा कि ये सोचेगा, जैसे मैंने स्टार्ट किया डबल इन्वर्टेड कॉमा से, तो एक चलेगा कि हाँ उसके बाद जो भी एरिया आ रहा है वो टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट आएगा। जैसे उसे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा मिल गया, अब वही सोचेगा कि उसके पहले तक ही ये वाला एरिया टेक्स्ट है, उसके बाद वाले एरिया को बोलेगा कि ये क्या है मुझे पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो फिर से एरर देगा। तो इसके केस में हम क्या कर सकते हैं? या तो हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा वाला सिंटेक्स यूज कर लेंगे। अब ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का सिंटेक्स मैंने यूज किया, तो तब क्या होगा कि आप देखोगे अभी भी एक एरर दिखा रहा है। अब ये एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसे तो पता है कि 3 इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया, तो मतलब 3 इन्वर्टेड कॉमा से एंड होगा। अब वो इस वाले पार्ट से, यहाँ वाले जो पहला इन्वर्टेड कॉमा तो हमारे टेक्स्ट का पार्ट था, राइट। और फिर अगला जो 2 इन्वर्टेड कॉमा मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया, उसको काउंट करते हुए यहीं पे उसको 3 इन्वर्टेड कॉमा मिल गए। तो अब उसके लिए, उसके हिसाब से, पाइथन के हिसाब से लग रहा है कि इतना ही 3 इन्वर्टेड कॉमा और आगे में 3 इन्वर्टेड कॉमा, इतना ही से उसका टेक्स्ट बन गया। बट हमारे टेक्स्ट के अंदर में तो ए वाला जो इन्वर्टेड कॉमा है वो तो मुझे चाहिए। तब अब मैं क्या करूंगा? सिंगल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज करूंगा। अब इसके रिप्रेजेंटेशन से क्या हो गया? मैंने डिफरेंट वे है, मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैंने 3 ही यहाँ पे नोट कराई थी, और भी वे हैं। तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल वाला यूज किया, तो अब जो है इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए वो लास्ट में ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा को वो ढूंढ रहा होगा। जैसे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा उसे मिलेगा, तब वो बोलेगा कि हाँ अब अंदर वाला जो भी एरिया है वो एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट में क्या मेरा हो जाएगा? ही सेड इट्स रेनिंग। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आपका टेक्स्ट कैसा होगा, आपका जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो कैसा है, उसके अंदर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, या फिर दोनों है, उसके हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हो। ये हो गया स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग हो गया, उसके ऊपर बुलियन के ऊपर में थोड़ी सी बात हुई कि वो ट्रू और फॉल्स का चीज।
फिर उसके ऊपर में थोड़ा-सा डेसिमल के ऊपर में बात हुआ था कि ये डेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पाइथन में। तो जो भी वैल्यूज़ पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती है सब डेसिमल वाला वैल्यू होता है पाइथन में। इंटीजर, नॉर्मल इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हैं सब इंटीजर्स के पार्ट हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स नाम का चीज़ आपको पहले भी इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर्स में आप ये सब पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट करने का तरीका है। अब उसको डिनोट कैसे करते हैं? ए है उसका बे 5 + 6j या फिर कुछ भी आप लिखो उसको। मैं यहाँ पे न्यू सेल लेता हूँ। आप कोई भी एक नंबर लो आगे में कोई एक नंबर ले सक सॉरी आगे में कोई एक इंटीजर ले सकते हो, नंबर ले सकते हो या तो डेसिमल भी ले सकते हो और उसके साथ प्लस दे दो और फिर आप किसी तरह का कोई ले सकते हो या तो नंबर या तो डेसिमल 1.2 और लास्ट में आप जे लगा दो। जे जैसे आप अगर आपको ध्यान होगा आपके 11th-12th में आपने कभी पढ़ा होगा तो कि वहाँ पे कोई भी चीज़ को आयोटा से यूज़ करते थे। आईओटीए आयोटा और एक स्मॉल आई और उसके ऊपर में या तो एक डंडी सी लगी होती थी वो वाला या तो नॉर्मल आई, इससे रिप्रेजेंट होता था। ओके ओके जस्ट अ सेकंड मैं अपना लैपटॉप को चार्ज में लगाता हूँ। हाँ, ओके। हाँ, तो हाँ, तो हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आप मैथमेटिक्स में जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो ना, तो उसको आई से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी वाले पार्ट। सेम पाइथन जे सिंटैक्स यूज़ करता है। इसका कहना है कि जैसा ही आप किसी भी नंबर को आप जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी दिया, एक नंबर या फिर डेसिमल यहाँ पे कुछ दोगे, फिर प्लस, फिर एक नंबर या डेसिमल और बाद में आप जे लगा दोगे, तो ये क्या करेगा? उसको एज़ ए कॉम्प्लेक्स ट्रीट करेगा और इस तरह से आपको एक रिजल्ट दे देगा 1 + 1.2 जे। ओके, इसमें आप बहुत तरीके से कर सकते हो। सपोज़ आपको सिर्फ रियल नंबर बनाने हैं। रियल नंबर आपको बनाने क्या है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर कॉम्प्लेक्स वे में कंप्लीटली रियल नंबर बनाने हैं, तो आप आगे में कुछ भी रियल पार्ट दे दो, जैसे 12 प्लस 0j। 0j का मतलब क्या हो गया? जो भी इमेजिनरी पार्ट है, वो 0 है मेरा, बट अभी भी एक ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। कंप्लीटली इमेजिनरी ही बनाना है मुझे, मतलब उसका रियल पार्ट कुछ नहीं हो। तो मैं क्या करूँगा? आगे में 0 लगाऊँगा प्लस और बाद में कुछ नंबर्स और j। ये भी मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया, बट उसके रियल पार्ट में कुछ नहीं है। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़्यादा यूज़ नहीं है। हो सकता है अगर आप इन फ्यूचर अगर कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आप करो जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर के साथ आपको काम करने का कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो पाइथन में वो फंक्शनैलिटी है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ और भी डेटा टाइप्स हैं पाइथन में बेसिक से बेसिक सॉरी ये सब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये सब था कि आप एक-एक एलिमेंट को आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप नंबर हो गया फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया या फिर बूलियन या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब जो है थोड़ा वो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लिस्ट। अगर आप जैसे कि आपने बताया कि आप जावा और सी पढ़ कर के आए हो, तो सी और जावा में एरे होता है। सेम काम यहाँ पे लिस्ट है। लिस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे आप नॉर्मल किसी भी चीज़ के लिए आप लिस्ट बनाते हो, तो लिस्ट में क्या होता है मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अब वो मल्टीपल चीजें एक टाइप के हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं और या कॉम्बिनेशंस में हो सकते हैं। एक टाइप, मल्टीपल टाइप और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ। एक टाइप के होने का मतलब है कि लिस्ट में जितने भी सारे एलिमेंट्स मैं डाल रहा हूँ, वो सिर्फ नंबर हो। मतलब सब के सब नंबर्स टाइप के हो। या एक कोई नंबर हो, कोई डेसिमल हो, कोई टेक्स्ट हो। तो ये क्या हो गया? मल्टीपल टाइप्स के भी हम डेटा लिस्ट में रख सकते हैं।
बट आप जब सी या फिर आप जावा में पढ़ोगे तो आपको पता चला कि एरे जो होता है वो सिर्फ एक ही टाइप के रख सकते हैं। या तो जैसे मैं उसमें वहां मुझे जैसा ध्यान है सी का इंट ए एरे आपको बनाना होता है, और इसके बाद अगर आप 1, 2, 3 लिखोगे तो ये करेक्ट सिंटेक्स होगा सी के रिस्पेक्ट में, इन सी। ओके, लेकिन जब आप सेम इसी वाले इंटीजर वाले एरे में अगर आप कोशिश करो कि मैं अब स्ट्रिंग रखने का कोशिश करूं, या सॉरी कैरेक्टर रखने का कोशिश करूं, तो आपको सी में ये एरर देगा। यहाँ पे तो एरर दे ही रहा है क्योंकि ये सही सिंटेक्स नहीं है पाइथन के लिए, तो वो एरर देगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप लिस्ट के अंदर में किसी भी टाइप के डेटा रख सकते हो। ये मैंने लिस्ट बनाया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैंने पहला एलिमेंट जो है वो नंबर दिया, फिर एक फ्लोट टाइप का दिया, फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया, और इस सभी को जब मैं रन किया तो उससे कोई एरर नहीं आया। मतलब पाइथन आपको एक फंक्शनलिटी देता है कि आप उसके लिस्ट में आप किसी भी टाइप के नंबर्स या किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को आप रख सकते हो। अब अब लिस्ट के ऊपर हम लोग और बात करेंगे। लिस्ट में बहुत सारी चीजें, लिस्ट के ऊपर प्रॉपर आधा घंटा या 1 घंटा का क्लास हो सकता है। अभी बस मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या टाइप्स ऑफ डेटा हैं जो कि पाइथन के अंदर में आप रख सकते हो। नेक्स्ट है टपल। टपल जो है वो लिस्ट के जैसा ही, आप लिस्ट का भाई समझो इसको। इसको रिप्रेजेंट, अच्छा एक और चीज ऊपर में मैं बताना भूल गया। लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप उसको बिग ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट में आप उसको रखो, इसके अंदर आप कुछ भी एलिमेंट डाल दो, वो अब लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, बिग ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, लिस्ट इज बाय बिग ब्रैकेट, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सेम टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए ना पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है। इसमें भी आप वही स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में आप जितने भी जो भी एलिमेंट चाहो आप रख सकते हो, मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स के या सेम डेटा टाइप्स के। लिस्ट और टपल्स, अब बात एक ही चीज है कि इस इन सब के बारे में, जैसे टपल्स यहाँ पे हो गया, लिस्ट हो गया, इन सब के बारे में आगे में भी एक और क्लासेस होंगे, इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस एक ब्रीफ दे देता हूँ कि जब लिस्ट भी सेम काम कर रहा है, उसमें भी आप मल्टीपल डेटा रख सकते हो। आप स्क्वायर ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन है उसका, इसमें भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हो, बस इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज है। जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉल ब्रैकेट्स में, तो इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो होता है इम्यूटेबल और म्यूटेबल के ऊपर। अभी क्या है आप उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बट बस इतना सा रखो कि हम लिस्ट में अगर कुछ भी हम जो भी एलिमेंट्स डाल रहे हैं ना उसको हम इन फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, बट टपल्स में जो भी एलिमेंट हमने डाल दिया है उसको हम इन फ्यूचर चेंज नहीं कर पाएंगे। हमको पूरा का पूरा एक न्यू टपल ही बनाना पड़ेगा अगर मुझे कोई चेंज की रिक्वायरमेंट होती है तो। बस इतना बात अभी अभी के लिए, आगे हम लोग पूरे डिटेल में इन सब चीजों के ऊपर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होता है, पाइथन के अंदर में आप सेट्स को भी रख सकते हो। सेट्स क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सेट्स ऑर्डर पेयर वाला वो चीज। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम मल्टीपल एलिमेंट्स आप इसमें रख सकते हो, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप टपल्स में आप 1, 2 और ए स्ट्रिंग रखे ना, तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में रखोगे। अगर आपका ऑर्डर इस तरह से हो जाए, सपोज 2 पहले मैंने रख दिया, 2 पहले रख दिया, 1 बाद में रखा, और फिर मैं स्ट्रिंग वाला वो कैरेक्टर रख रहा हूँ जो 1 है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है वो डिफरेंट है। बट सेट्स के केस में ऐसा नहीं है।
क्योंकि ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जैसा कि मैंने बताया करली ब्रेसेस के अंदर में है। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर से हम सेट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। एक और चीज होता है पाइथन में, वो होता है डिक्शनरी। आप सी और जावा में भी इस तरह के आप पढ़े होंगे, कहीं कहीं पे इसको हैश टेबल्स या उस तरह के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेंस क्या होता है ना, ये होता है की वैल्यू पेयर। अब इसके पहले जो भी मैं लिस्ट बनाने का सेंस कि उसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स रख रहे थे। डिक्शनरी के केस में क्या है कि आप यहाँ पे भी मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हो, बट हर एक एलिमेंट का एक अपना अलग सेंस हो सकता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स रखे 1 2 और एक स्ट्रिंग, एक कैरेक्टर रखा 1। तो इसका क्या सेंस है कि आपको पता नहीं है बस कि ये जो पहला वाला 1 है वो क्या है, सेकंड वाला जो 2 है वो क्या है, या फिर ये वाला कैरेक्टर जो है वो क्या है, उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। सेम लिस्ट वाले केस में जैसे मैंने 1 2 3 4 रखा, तो हर एक एलिमेंट्स के बारे में कोई किसी चीज का आपको आइडिया नहीं है। बट डिक्शनरी के केस में क्या होता है ना, आप जितने भी आप इसके अंदर में एलिमेंट रखोगे ना, तो आप उसको एक की दे सकते हो, एक की और उसका एक वैल्यू। मतलब जो पहला एलिमेंट है वो नेम इज टू सुमन है, तो इसका मतलब है कि ये जो पहला एलिमेंट सुमन है उसका वो क्या है, वो नेम है, वो किसी का नेम बता रहा है। सेकेंड एलिमेंट जो है वो अगर मेल है तो वो इसका मतलब क्या है, वो किसी का जेंडर बता रहा है, राइट। तीसरा एलिमेंट अगर मैंने एक नंबर कुछ दिया तो उसके साथ मैं एक की एसोसिएट कर देता हूँ अगर वेट, तो इसका मतलब है कि जो जो थर्ड जो एलिमेंट 65 है वो क्या है, वो वेट है। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदे बहुत हैं। जैसे अगर आपको इस डिक्शनरी से, जो ऊपर में डिक्शनरी मैंने बनाया, उससे अगर मुझे सिर्फ सुमन निकालना हो, कि मुझे सिर्फ नेम का पार्ट निकालना हो, तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी में बस आगे में फिर आप एक ब्रैकेट लगाओगे और आप उसमें नेम लिखोगे तो वो उसका वैल्यू आ जाएगा। अभी मैं वो करके नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी उस वहां तक जाने में कुछ कुछ और चीजें हैं जो कि रिक्वायर्ड है समझने के लिए। अभी के लिए बस आप इतना जानो कि डिक्शनरी में भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स रखते हो, बट हर एक एलिमेंट्स के ऊपर आप एक की एसोसिएट करके रखते हो। उस की से फायदा क्या होता है, आपको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आपको एक मिल जाता है, एक वर्ड, कि हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहला एलिमेंट सुमन, जैसे मैंने बताया, वो नेम रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा मेल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किसी का जेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से। तो अभी तक हम लोग 3 से 4 चीज पढ़े। लिस्ट, टपल, दोनों सिमिलर जैसा चीजें हैं, बस डिफरेंस इतना है कि टपल जो है वो एक बार बन गया तो वो चेंज नहीं हो सकता। आगे हम लोग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लिस्ट में आप मल्टीपल चीजें रख सकते हो और हर एक चीज इन फ्यूचर आप उसको चेंज कर सकते हो, सेम लोकेशन पे बदल सकते हो। फिर हम लोग पढ़े सेट। सेट मैथमेटिकल वाला ही सेम फंडा है यहाँ पे, कि अगर आपने 1 2 3 4 5 रख दिया और अगर आप दूसरा आप एक कोई सेट बनाते हो जिसमें आप रखते हो 2 3 4 5 और 1, 2 3 4 5 एंड 1, तो ये दोनों चीजें सेम होगी। सेम क्यों होगी? क्योंकि इस दोनों में जितने भी एलिमेंट्स है वो सेम है, बस ऑर्डर डिफरेंट है। तो ऑर्डर के डिफरेंट होने से सेट बदलता नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर में भी लागू होता है। थर्ड, ए जो लास्ट में जो हमने पढ़ा वो की वैल्यू पेयर का एक पढ़ा, डिक्शनरी, कि हर एक एलिमेंट्स के साथ आप एक नेम एसोसिएट कर सकते हो। नेम इन सेंस कि उसका की क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप एसोसिएट करके रखना चाहते हो, तो वो आप डिक्शनरी के फॉर्म में रखोगे। यहाँ तक यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी का किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कुछ और पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, किसी का चैट में कुछ है? नहीं, किसी को कोई डाउट है? हाँ, आप लोग सुन भी रहे हो या लाइक सो गए सब? सुन रहे थे। ओके, अभिजीत। Yes, sir. हाँ, सबको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट या कुछ ऐसा ऐसे पता नहीं चल रहा है मुझे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है जो
हेलो, मेरी आवाज सही से जा रही थी या कट कट कट? हेलो, आपका आवाज कट कट के आ रहा है। मेरा आवाज सबके पास सही से जा रहा था इतने देर, या बीच में लैग कर रहा था या कुछ? आ रहा है आपका आवाज। आ रहा है आवाज, ओके। किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक? हाँ या ना, कुछ भी ऐसे बोलो, या चैट में भी लिख सकते हो। मुझे तो नहीं सर पता। टफल क्या होता है सर? टपल, आ ओके, जैसा अभी मैंने बताया यहाँ पे बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। रिप्रेजेंट करने का तरीका इन सेंस कि आपको मल्टीपल एलिमेंट आपको रखने हैं, तो आप उसको टपल्स में स्टोर कर सकते हो, या तो लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, या फिर आप डिक्शनरी में भी स्टोर कर सकते हो, या तो सेट में स्टोर कर सकते हो। अब हर एक जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे लिस्ट है, टपल है, उसका अलग अलग अपना अपना फंक्शनैलिटी है। आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप इतना जानो ना कि टपल कुछ है जिसके अंदर आप मल्टीपल चीजों को रख सकते हो और बाद में वो चेंज नहीं होगा। इसका यूज केस कहाँ पे आएगा, सब हम इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना बस समझो कि आप टपल जो है, स्मॉल ब्रैकेट ब्रैकेट से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स रखा और आपका ये टपल बन गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि क्यों मल्टीपल टाइप की चीजें हैं, क्यों लिस्ट है, लिस्ट आई तो टपल क्यों आया। तो इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। ओके सर। ओके, और कोई? नहीं, ओके, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अभी तक यहाँ डिक्शनरी तक बात हुई। अब आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर मैं करना चाहूंगा, तो आप लोगों से भी थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहूंगा वेरिएबल्स के ऊपर। अ, आप लोग जब वेरिएबल्स सुनते हो, नॉट इन प्रोग्रामिंग सेंस बट आप इन जनरल वेरिएबल्स के बारे में आप कुछ अगर बोल सको तो, कि क्या आपके दिमाग में आता है कि वेरिएबल्स क्या हो सकता है, आइदर पाइथन में या फिर आप नॉर्मल, आप लोग मैथ्स पढ़े होगे, मैथ्स में वेरिएबल्स होते हैं, तो उस सेंस में अगर आप बोल सको तो। कोई भी? वेरिएबल्स बेसिकली जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, ओके। और कोई? और कोई लोग ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे? ओके, ठीक है। सो वेरिएबल जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ओके ओके। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं मुझे लगा कि शायद कुछ और भी अगर आप बोल सकते थे तो। जैसे आप मैथ्स में यूज करते हो ना, मैथ्स में आप अलजेब्रा 6-7 से आप पढ़ रहे होगे। जैसा ही वो उस तरह के आप इक्वेशंस देखते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू mx, इसमें एक चीज होती है ना कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर आपको ध्यान होगा, मैथ्स में भी हम पढ़ते थे तो, कि x का, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x का कुछ वैल्यू होगा, फिर y का कुछ वैल्यू होगा, इन दोनों का सम जो है 10 के बराबर आ रहा है। तो आपको इसके वैल्यू निकालने होते थे इन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। पर नॉर्मल आप नॉर्मल जो आप इंग्लिश वाले वर्ड में आप देखो, वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चेंज हो सकता है, जैसा कि अभी बताया अभी एक ने। सेम पाइथन में जब आप देखते हो ना कि वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल बस आप ऐसा समझ लो कि एक डेटा स्टोर करने का वे है। अब वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे अब आप सी से पढ़ करके आए होगे या जावा से पढ़ के आए होगे, तो वहां पे जो वेरिएबल्स होते हैं
उसके रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, उसके यूज केस डिफरेंट है। पाइथन में बहुत इजी है, सेम चीज मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि अगर आपको सी में आपको एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो आपको ये वाला पूरा कमांड लिखना होता है। पहले आपको डेटा टाइप लिखना होता है कि इंटीजर टाइप का होगा, फिर आपको उसका नाम लिखना होता है, फिर आप उसके ऊपर कोई वैल्यू दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। आप नहीं भी दोगे तो आप इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगाओगे, अगर आप उसको उसी टाइम पे वैल्यू दे रहे हो। अच्छा एक चीज और मैं पूछना भूल गया, मेरा प्रेजेंटेशन का स्लाइड दिख रहा है ना, या छोटा दिख रहा है? वो मतलब सॉरी, वो नोटबुक का कोड वाला एरिया जी जो वो छोटा छोटा दिख, नोट क्लियरली दिख रहा है? यस सर। ओके ओके ठीक है। तो ऐसे मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो आप सी में या सी प्लस प्लस में इस तरह से लिखते हो। अब इसके क्या सेंस होते हैं और कैसे पाइथन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे डिफरेंट है। पाइथन में सीधे आप डेटा टाइप मेंशन नहीं करते, आप सीधे आप नेम के अंदर में अगर मुझे कोई स्ट्रिंग रखना है तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब उससे वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं सीधे इस नेम का यूज करूंगा और मैं उसका वैल्यू को देख लूंगा। और मुझे अगर सपोज यहाँ पे तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, तो प्रिंट मैंने नेम किया तो मेरा जो जो भी नेम के अंदर में, नेम के अंदर में क्या है, क्योंकि नेम के अंदर मैंने डाला सुमन, तो प्रिंट में सुमन आ जाएगा। ऊपर में कुछ कुछ चीजें मैंने लिख रखी थी पहले से, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक टाइपिंग या फिर स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक बाइंडिंग, इस तरह की चीजें। तो वो क्या होता है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सी सी प्लस प्लस जावा इसमें आप काम करते हो ना, तो आपको पहले डेटा टाइप मेंशन करना होता है। डेटा टाइप मेंशन करने का मतलब हो गया कि आप सपोज सी के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे कोड लिख दे रहा हूँ, तो पहले आप डेटा टाइप दोगे कि इंटीजर है, फिर आप ए लिखोगे मतलब उसका नाम, जो भी वेरिएबल आप बना रहे हो उसका नाम, फिर उस वेरिएबल में आप जो भी वैल्यू डालना चाहते हो उसके बाद लिखोगे, और फिर आप इन्वर्ट ए सेमीकोलन दोगे। इतना स्टेटमेंट आप लिखोगे तब आपका एक वेरिएबल बनेगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग मतलब कि आपको खुद बताना पड़ रहा है कि कौन सा डेटा टाइप का वो वेरिएबल है। अगर आप इस ए में, जैसे आपने यहाँ पे ए इक्वल टू 20 बना दिया, अब अगर इन फ्यूचर आप सपोज आप नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में अगर आप लिखने जाओ ए इक्वल टू उसको आप स्ट्रिंग का वैल्यू दो, तो क्या करेगा कि ये स्ट्रिंग ना लेकर के इसका आस्की कैरेक्टर लेगा। मैं इस सी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ए जो है वो इंटीजर टाइप बना रखा है और मैं यहाँ पे कैरेक्टर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा इंटरनली, वो उसको इंटीजर में पहले कन्वर्ट करेगा और फिर वो उसको ए में डालेगा। बट पाइथन के अंदर में ऐसा नहीं है। पाइथन डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है। उसका मतलब यह है कि आप कोई भी वेरिएबल के अंदर में जो भी वैल्यू डालोगे, उस वैल्यू का जो डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप का वो वेरिएबल बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए इक्वल टू 10 रखा, तो अभी के लिए, अच्छा एक और मैं फंक्शन बताना भूल गया, शायद यहाँ पे मैंने नोट भी किया था बट किसी तरह से छूट गया। वो होता है टाइप। टाइप क्या करता है? टाइप, जैसे इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे डेटा टाइप्स पढ़े, राइट? तो अगर मुझे जानना है कि कोई चीज किस टाइप की है, किस डेटा टाइप की है, तो हम उसको जानने के लिए हमें टाइप यूज करते हैं। इसका यूज का बस बेसिक ऐसा है कि आप टाइप लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, इसके अंदर में कुछ भी आप दे दो जिसके बारे में आपको जानना है। सपोज वन जो है, मुझे जानना है कि ये किस टाइप का है, तो टाइप के अंदर में मैं वन डालूंगा और मैं कोड को रन कर दूंगा, तो वो मुझे रिटर्न में एक आउटपुट देगा। और वो आया क्या? आउटपुट इंट, इंटीजर आया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वन जो मैंने लिखा वो इंटीजर टाइप का है। सपोज मुझे और किसी के बारे में जानना है, सपोज मैं टाइप लिखा और 1 2 3 लिखा। अब क्योंकि 1 2 3 मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा था, इसका मतलब क्या हो गया कि अब वो स्ट्रिंग बन गया, इसलिए मुझे टाइप में रिजल्ट जो मिला वो स्ट्रिंग का मिला। सेम, सपोज मैं टाइप के अंदर में एक टपल दे रहा हूं 1 2 3, अब मुझे क्या बताएगा? अब मुझे टपल रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो टाइप का बस इतना ही है कि आपको अगर कुछ भी पाइथन में है, डेटा है, वेरिएबल है, आपको उसका अगर टाइप जानना है तो आप क्या करोगे? बस आप टाइप फंक्शन यूज करोगे। टाइप फंक्शन में आप उसके ब्रैकेट के अंदर
आपको जिसका भी टाइप जानना है आप वो डालोगे और वो उसका टाइप बता देगा आपको आउटपुट के तौर पे। सेम यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको कि जैसा ही मैं a इक्वल टू 10 लिखूंगा तो अब क्या हो जाएगा ना कि a का वैल्यू तो 10 हो ही जाएगा। a का टाइप अब इंटीजर हो जाएगा। अगर मैं a का टाइप यहाँ पे चेक करूं नेक्स्ट लाइन में, a का टाइप मैं अगर चेक करूं नेक्स्ट लाइन में तो देखोगे अभी ये इंटीजर आएगा। अब अगर मैं, क्योंकि a इक्वल टू 10 मैंने दे दिया और यहाँ पे मैंने देख भी लिया कि a इक्वल टू a जो है उसका टाइप जो है इंटीजर है। अब सपोज मैं ए में ही अब मैं स्ट्रिंग रखने का कोशिश कर रहा हूँ ABC, क्या होगा? ये कोड रन करेगा या एरर देगा? आप मुझे बताओ, फिर मैं वो कोड रन करके बताऊंगा कि क्या देगा होगा उससे। कोई भी, किसी को कुछ आइडिया अगर हो तो। ए इक्वल टू अगर मैं ABC लिखा हूं तो वो एरर देगा या कुछ आएगा रिजल्ट में, क्या होगा? ओके, कोई नहीं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया जैसे ही आप सी में ए काम करोगे तो आपको जो रिजल्ट आएंगे ना वो आपको थोड़ा उटपटा रिजल्ट आएगा। बट पाइथन में क्या होता है, पाइथन में जैसे ही मैंने ए इक्वल टू एबीसी रखा वो अब एबीसी को स्टोर कर लेगा। अगर आप अब आप टाइप देखोगे ए का तो आपको पता चलेगा कि ए तो अब स्ट्रिंग बन गया। ए देखो, पहले टाइप सेम ए पहले इंटीजर था बट अब स्ट्रिंग बन गया। क्या मैंने कहीं पे इसको इसका डेटा टाइप बताया कि किस डेटा टाइप के रहोगे तुम? मैंने नहीं बताया। सी में आपको ये बताना होता है। जैसे मैं सी में यहाँ पे बताया गया था कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का होगा, तो अब जो है ए हमेशा इंटीजर टाइप का ही रहेगा। बट पाइथन में क्या होता है, जैसे ही मैंने इक्वल टू 10 लिखा तो अब 10 जो जो भी लिटरल्स हैं, जो भी राइट हैंड साइड में है, वो जिस भी टाइप का होगा वही टाइप ए भी बन जाएगा। इसी को बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक बाइंडिंग। पहला चीज, स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग जो मैंने बताया। पहले स्टैटिक टाइपिंग का मतलब क्या था कि आपको पहले से ही डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा कि क्या होगा। डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, आपको डेटा टाइप बताना नहीं पड़ रहा है, तो वो हो गया डायनेमिक टाइपिंग। सेकेंड चीज, डायनेमिक बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग का क्या मतलब हुआ। अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं a इक्वल टू 10 लिखा, वो तो अभी इंटीजर था। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेकेंड लाइन में a इक्वल टू abc लिखा तो अब क्या हुआ, वो डायनेमिकली खुद ब खुद पाइथन खुद ब खुद a को स्ट्रिंग टाइप बना दिया। मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कि मुझे ना तो बताने की जरूरत पड़ी कि a अब तुम स्ट्रिंग बन जाओ। इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट मुझे लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। मैंने बस a इक्वल टू abc जो कि एक स्ट्रिंग है, मैं abc को a में रखा हूं और a का डेटा टाइप चेंज हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इसी को बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। और यहाँ पे मैंने बताया जो कि आपको पहले से बताना नहीं पड़ता है कि ए जो है वो किस टाइप का होगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग। अब एक और चीज है, वो है स्टाइलिश। ये थोड़ा सा स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इंटरनेट यूज, ये जो गूगल कोलैब जो है ना वो इंटरनेट पे काम करता है, वो गूगल के सर्वर पे रन हो रहा होगा ये नोटबुक। सेम काम जब आप एनाकोंडा जैसे इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है, ये वाला आप इंस्टॉल कर लोगे तो एक जुपिटर नोटबुक मिलेगा, आप इसको लॉन्च करोगे ना तो ये जो रन होगा वो आपके ही लैपटॉप पे रन होगा। तो जब आप वहां पे रिजल्ट और इस तरह का आप रन करोगे तो वो थोड़ा सा फास्ट रिजल्ट देगा। मेरा स्लो दे रहा है क्योंकि इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है। थर्ड चीज जो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग के बाद स्टाइलिश डिक्लेरेशन टेक्निक्स। स्टाइलिश डिक्लेरेशन टेक्निक्स क्या है कि सपोज मुझे 3 वेरिएबल्स बनाने हैं ए बी और सी, और तीनों के वैल्यूज भी क्या क्या होंगे वो मुझे पता है। तो ये तो है एक बेसिक तरीका।
जहाँ पे भी आप दूसरे लैंग्वेजेस में भी आप कोशिश करोगे तो सेम इसी वे में आपको करना होगा कि a इक्वल टू 1 दे दिया, फिर b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3, और फिर जब आप प्रिंट करोगे एबीसी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू उसमें गए वो आ जाएगा। बट पाइथन में एक और तरीका देता है, वो तरीका ये है कि a, b, c इक्वल टू 1 2 3 आप लिखोगे तो क्या होगा, ये 1 to 1 मैपिंग हो जाएगा। मैपिंग इन सेंस कि यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है वो a है, तो इस साइड का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो a में चला जाएगा, फिर सेकंड वैल्यू जो है वो b में चला जाएगा, थर्ड वाला जो है वो c में चला जाएगा। और अब आप जब देखोगे इसको प्रिंट करके a, b और c को, तो 1 2 और 3 आपको रिजल्ट मिलेगा। ये पाइथन का अपना तरीका है। सेम अगर आपको a, b और c तीनों में एक ही वैल्यू आपको भेजना है तो आप a सिंटेक्स यूज करोगे। तीनों का वैल्यू अगर मुझे बराबर ही रखना है कि a का वैल्यू भी 5 हो जाए, b का वैल्यू भी 5 हो जाए, c का वैल्यू भी 5 हो जाए, तो मैं इन तीनों को इस तरह से लिखूंगा, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 5। अब मैं जब a और b और c का वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। तो एक पाइथन का अपना वे है वैल्यू डिक्लेयर करने का। हाँ, तो ये देखो आपने स्टाइलिश डिक्लेरेशन टेक्निक्स, ये तीन चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक टाइपिंग, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक बाइंडिंग। बाइंडिंग और टाइपिंग डिफरेंट है। बाइंडिंग में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो मैं बताया था कि ए पहले जो है वो इंटीजर था, ए पहले जो है वो इंटीजर था, अब जैसे ही मैंने उसमें एक स्ट्रिंग डाला वो इंटरनली चेंज हो गया स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ ए जो हो गया कि अब ए जो है वो स्ट्रिंग से बाइंड हो गया, इसी को बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। और डायनेमिक टाइपिंग में यहाँ पे ये वाला चीज जो मैंने बताया कि सी और सी प्लस प्लस किसी और दूसरे लैंग्वेज में आपको इस तरह से आपको बताना पड़ेगा पहले ही कि जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे ए है वो किस टाइप का है, तो उसका डेटा टाइप आपको पहले बताना होगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं है, तो पाइथन जो है डायनेमिक टाइपिंग भी है, डायनेमिक बाइंडिंग भी है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो होता है ना जो आप कोड के साथ लिख रहे हो बट वो कोड की तरह ट्रीट नहीं होता। जैसे ऊपर में जितनी जगह पे यहाँ पे हैशटैग लगा करके डायनेमिक टाइपिंग मैंने लिखा, हैशटैग लगा कर स्टैटिक टाइपिंग लिखा, एक कोड का कोड वाले सेल्स में ही तो मैं लिख रहा हूँ, बट एक कोड का पार्ट नहीं है। ये जो है एग्जीक्यूशन में पार्ट नहीं लेता है, ये स्किप हो जाता है, इसको बोलते हैं कमेंट्स। तो हम लिखते ही क्यों हैं कमेंट? तो अभी तक भी आपको दिख रहा होगा मैं क्यों लिखते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस कोड सेल में मैंने क्या एक्सप्लेन किया, उसके लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया डायनेमिक टाइपिंग। सपोज यहाँ पे मैंने हैशटैग लगा करके सी और सी प्लस प्लस का ए वाला कोड लिखने की कोशिश की, तो मैंने कमेंट्स दे दिया कि इस वाले पार्ट में क्या एक्सप्लेन किया है मैंने। तो सेम कमेंट्स का यूज इसी के लिए होता है। जब आप कोड लिखते हो तो वो कोड तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन का होगा, दो लाइन का होगा। जब आप हैवी प्रोजेक्ट लिखोगे तो वो हजारों लाइन के उसमें कोड्स होंगे। अब कौन सा कोड, कौन सा लाइन या फिर कौन सा ब्लॉक जो है वो क्या काम कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही पूरे प्रोजेक्ट पे काम करोगे, बहुत सारे लोगों के साथ आप काम करोगे, हमेशा टीम में काम करोगे। अब आपने जो कोड लिखा और वो सेम कोड कोई और व्यक्ति देख रहा है उसको, तो उसको समझने के लिए कि उस पार्ट में आपने क्या किया है, आप क्या करते हो, कोड के ऊपर कमेंट्स लिखते हो। उस कमेंट्स को पढ़ करके जो सामने वाला जो कोई दूसरा व्यक्ति है, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो उसको देख करके समझ जाएंगे कि हाँ, उसके इस कमेंट्स में अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नीचे का जो कोड है उसका काम क्या होगा, कैसे उसको यूज करना है, उसके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो कमेंट्स का बस इतना ही काम है। दूसरे लैंग्वेजेस में आप देखोगे तो वहां पे मल्टी लाइन्स भी कमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जितने भी मैंने यूज किए वो सिंगल लाइन कमेंट्स है। दिस इज अ कमेंट, मतलब हैशटैग लगा दिया, उसके बाद फिर ये जो हैश लगाया, उसके बाद फिर जो भी लिखेंगे वो कमेंट बन जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप जो भी एडिटर में काम करोगे इस तरह के आपको चेंजेस दिखेंगे, और वो कोड का पार्ट नहीं होगा, वो कोड के तरह ट्रीट नहीं होगा, बट आप उसको कोड लाइंस में लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे आप देखो a इक्वल टू 4, ए वाला लाइन ट्रीट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि इसमें हैश नहीं लगा हुआ था। b इक्वल टू 6, 6 के बाद जैसे ये हैशटैग लाइक दिस हुआ, ये भी एक कमेंट है। फिर यहाँ पे सेकंड कमेंट, बस एज ए रिप्रेजेंटेशन, और प्रिंट a प्लस b जैसे ही मैंने किया
तो क्या हो गया, 4 और 6 को जोड़ करके जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे शो हो गया। अब ये समेशन होता है नहीं होता है, इसके बारे में भी अभी और हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इस में हम लोग 4 चीज पढ़े ऊपर, स्टैटिक टाइपिंग, डायनेमिक बाइंडिंग और स्टाइलिश रिप्रेजेंटेशन। ए वाला पार्ट जो हमने पढ़ा, ए बी और सी को लेकर के, ये सब मैं एक्स्ट्रा सेल्स डिलीट कर देता हूँ। ए वाला पार्ट पढ़ा और कमेंट्स पढ़ा। इतना चीजों में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर 10 सेकंड्स बाद मैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके, नो सर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। अब कीवर्ड्स क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो किसी भी लैंग्वेज की तरह, किसी भी लैंग्वेज इन सेंस कि आप इन जनरल जिस लैंग्वेज में हम लोग बात भी करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तो इसमें जो भी वर्ड्स हैं, लैंग्वेज का जो भी वर्ड है, उसका एक पार्टिकुलर मीनिंग है, राइट? कि कैट का मतलब बिल्ली होता है या कुछ उस तरह का। तो पाइथन के अंदर में भी कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स है मतलब कि उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। वो पाइथन ने डिसाइड किया कि हाँ, मेरा जैसे मैं इसके ऊपर जो भी मैं यूज कर रहा था इस तरह का टाइप, जैसे टाइप मैंने यूज किया, तो टाइप का एक स्पेशल मीनिंग है। जो भी मीनिंग है वो पाइथन ने डिसाइड, इनबिल्ट है उसके। या और भी ऊपर जैसे यूज किया हम लोगों ने, प्रिंट का यूज किया। अभी तक यही 2 चीजें हैं जो हम लोगों ने यूज की, प्रिंट और टाइप। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसका एक स्पेशल मीनिंग है। आप उसके बारे में सर्च कर सकते हो सीधे ऐसे, कीवर्ड्स इन पाइथन, कीवर्ड्स इन पाइथन। कुछ 33 या 32 इतने कीवर्ड्स हैं। और आप ये डायग्राम देखो, अच्छा ये लोड होने में थोड़ा इशू हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये देखो इतने सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन में। अब इन सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इन सारे के अलावा आप कुछ भी अपना वेरिएबल का नाम रख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने, जैसे जब हमने वेरिएबल्स पढ़ा था तो वहां पे हम ए रख रहे थे, बी रख रहे थे, सी रख रहे थे, कुछ भी रख रहे थे, उस तरह की चीजें नेम में हमने यहाँ पे नेम डाल दिया। तो ए वाला पार्ट जो वेरिएबल का नाम होगा, जो कि आप बनाओगे वेरिएबल, उसमें आप इन कीवर्ड्स के अलावा आप कुछ भी रख सकते हो। क्यों इन कीवर्ड्स को हम क्यों नहीं रख सकते? उसका रीजन है कि जैसे आप इन कीवर्ड्स में से आप किसी को अपना अपना वेरिएबल का नाम रख दोगे जिसका जिसमें आप कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो क्या होगा ना, पाइथन उसके साथ कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि सपोज आपने प्रिंट में आपने अपना कोई इंटीजर वैल्यू डाल दिया, प्रिंट इक्वल टू आपने 10 लिख दिया कहीं पे, तो अब पाइथन को लगेगा वहां पे इन फ्यूचर वो क्या होगा, जैसे ही आप प्रिंट फंक्शन को कॉल करना चाहोगे प्रिंट करने के लिए, तो अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप क्या चाह रहे हो, प्रिंट इक्वल टू 10 वाला आप एक्सेस करना चाहते हो या फिर प्रिंट वाला फंक्शन एक्सेस करना चाहते हो। तो इसके चलते ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जितने भी आपके कीवर्ड्स में जो भी हैं, आप उसके अलावा कोई नाम आप अपना वेरिएबल का दे सकते हो। अब इन सारे कीवर्ड्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये है बस कीवर्ड्स, और उसके सब बाद है आइडेंटिफायर्स। जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा, जैसे ऊपर में हमने नेम रखा था, नेम या ए बी, इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये आप डिसाइड करते हो।
एज ए प्रोग्रामर कि आपका आइडेंटिफायर्स क्या होगा, आपका वेरिएबल का नाम क्या होगा, आपका फंक्शन का नाम क्या होगा। इन फ्यूचर हम लोग फंक्शन जब पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, बट अभी मैं बस बता रहा हूँ कि उस फंक्शन का नाम क्या होगा ये आप डिसाइड करोगे। कभी आप क्लास बनाओगे फ्यूचर में तो उस क्लास का नाम क्या होगा, नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द फंक्शंस, ये सब आप डिसाइड करोगे। तो उसी को आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अब आइडेंटिफायर्स बनाने के बस कुछ सिंपल्स रूल है। सिंपल रूल में से क्या है कि आप कि कोई भी आइडेंटिफायर इन सेंस की कोई भी वेरिएबल का नेम आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे 1 ABC करके लिख नहीं सकता हूं मैं, जैसे मैं लिखूंगा तो वो एरर देगा। बट मैं स्टार्टिंग पोजीशन के अलावा कहीं पे भी ABC नंबर्स यूज कर सकता हूं, मतलब डिजिट यूज कर सकता हूं। जैसे ABC1 = 12, ऐसे मैं लिख सकता हूं। सो पहला रूल क्या है, यू कांट स्टार्ट विथ डिजिट। मैं डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता। ओके, यू कैन यूज स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, राइट? @ एक्सक्लेमेशन, हैशटैग, जो भी आपको कीवर्ड में वो ऊपर वाला जो मेन नंबर पैड है ना, मेन कीवर्ड एरिया में जो नंबर पैड है उसके ऊपर में जितने भी आपको शिफ्ट दबा करके आप लिख सकते हो, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। डॉट, कॉमा, सब स्पेशल कैरेक्टर्स में। तो क्या आप सारे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो? जी नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर, ए वाला कैरेक्टर सिर्फ आप यूज कर सकते हो। या तो आप इसको शुरू में भी दे सकते हो, ABC = 12, या तो आप इसको मिडिल में दे सकते हो, या फिर आप इसको इंड में दे सकते हो। कहीं पे भी आपका स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर, इसके अलावा और कोई नहीं। जैसे ABC इंड में दे दिया तो ये भी एक वेरिएबल बना देगा, और ये मेरा आइडेंटिफायर हो गया इस वेरिएबल का, ABC_। और इवन आप एक ही सिर्फ आइडेंटिफायर कैन नॉट बी ए कीवर्ड, वो तो मैंने बता दिया। और सिर्फ आप अंडरस्कोर दे सकते हो, ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा इस वाले सेक्शन में कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स स्पेशल मीनिंग का वर्ड होता है जो कि पाइथन पहले से रिजर्व करके रखा है। वो कितने? वो इतने हैं, बस इतना ही है। कुछ 31 या 32 है टोटल। और दूसरा चीज हमने क्या सीखा कि आप आइडेंटिफायर्स कैसे बना सकते हो। आइडेंटिफायर्स बनाने के बस 2 सिंपल रूल्स हैं कि आप डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया तो वो सिंटेक्स एरर दे दिया। और दूसरा कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स में बस अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। जैसे अंडरस्कोर के अलावा मैं कोई और यूज करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको ये एरर देगा। सपोज ABC@ मैं यूज कर रहा हूँ, ABC@ = 12 मैंने लिखा, तो देखियो यहाँ पे इसने फिर से एरर दे दिया, सिंटेक्स एरर। ठीक है, तो बस 2 रूल है कि आप नंबर्स को आप स्टार्ट में नहीं रख सकते, बट स्टार्ट के अलावा कहीं भी रख सकते हैं, वैलिड है। स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो बस सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर। अब वो शुरू में भी यूज कर सकते हो, बीच में भी यूज कर सकते हो, या फिर एंड में यूज कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यूजर इनपुट। अब थोड़ा सा एक्चुअल कोडिंग और इस तरह की चीजें, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के ऊपर अब जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो प्रोग्रामिंग का होगा। इसके ऊपर बस बेसिक्स था, एकदम प्योरली बेसिक्स कि क्या होता है, कैसे आप नाम रखते हो, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स का नाम का वेरिएबल्स जब आप बनाते हो वो किस टाइप के होते हैं, डायनेमिक टाइपिंग है या क्या है, पाइथन में क्या फॉलो होता है। पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बाइंडिंग दोनों फॉलो होता है। ऊपर में जितने भी चीजें हमने पढ़े वो एकदम कंप्लीट मानो तो ABCD के टर्म्स में आप जाओ तो ए पढ़े। अब जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो थोड़ा B और C जैसा होगा। अब यूजर इनपुट हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, सुमन, हेलो। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक, लाइक लंच ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग ओके ओके कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में एट ओके 2:30। अच्छा ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजर इनपुट से। ओके ठीक है, तो 2:30 से, राइट? कितने बजे से बोला? 2:30। ओके, सो 1.5 आवर का ब्रेक है, और 2:30 के बाद फिर से हम लोग अपना सेशन रिज्यूम करेंगे। और
मुझे ध्यान नहीं रहा टाइमिंग का, 1 बज गए ऑलरेडी। ओके, तो अभी तक अगर किसी को कुछ बोलना हो कि क्या कैसा लगा, या फिर क्या आपको एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से आगे के सेक्शन में, तो आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हो। थोड़ा सा बस 1 मिनट या 2 मिनट, और फिर आप लोग लंच करने के लिए जाना, फिर हम लोग मिलेंगे 2:30 में। ओके, किसी को कुछ? Anyone like any suggestion or anything you can put on here. कि मैं फास्ट चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, या सुपर स्लो चल रहा हूँ, थोड़ा और फास्ट चल सकता हूँ, कुछ इस तरह से चीजें। मैं थोड़ा सा क्या सोच रहा था, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं तो इंटरेक्शन हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हो तो हम लोग मतलब कंप्लीटली आप माइक ऑन रख सकते हो, और फिर आप इन बिटवीन आप पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं नहीं, राइट? अभी हेलो, नहीं सर, परमानेंट माइक ऑन रहने पे थोड़ा नॉइज वगैरह होगा तो फिर उससे दिक्कत होगा। हाँ परमानेंट नहीं, जैसे मैं अब आ रहा हूँ, हर एक टॉपिक जब मैं खत्म करता हूँ तो मैं पूछने के लिए आता हूँ कि आप लोग कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, मैं उस टाइम पे बात बोलता हूँ। ठीक है। यस, उससे ऑन कर सकते हैं। आपको अगर किसी तरह का डाउट होता है तो, या फिर अभी तक आपने जो भी पढ़ा, अभी तक जो भी बेसिक्स में थे उसमें आपको कैसा लगा, क्या लगा, उसके बारे में आप बोल सकते हो। तो स्लो चल रहा है क्लास या थोड़ा फास्ट चल रहा है, कुछ भी इस तरह की नहीं, चीजें। सही सही चल रहा है, नहीं स्लो है नहीं फास्ट। ठीक है, Okay, कोई और? so let's take a break now और उसके बाद फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं at 2:30. Please don't be late, join on time. Okay, thank you guys. Okay. See you after lunch. ओके, थैंक यू सर।